हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स के बारे में देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में चर्चा की थी। उनमें से एक तो टॉपिक था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना, या प्रकाश का परिक्षेपण भी बोलते हैं। एक टॉपिक था हमारे पास में वर्ण विक्षेपण या फिर प्रकाश का परिक्षेपण। इसमें हमने बोला था कि श्वेत प्रकाश जो होता है जब वो किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये क्या होगा, ये अपने 7 रंगों में टूट जाएगा। और ये 7 रंगों में टूट जाने की जो परिघटना होती है क्या कहलाती है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, श्वेत प्रकाश क्या होता है। तो श्वेत प्रकाश के बारे में आप इतना ध्यान रखोगे कि जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। और जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो ये 7 रंगों में टूट जाता है अपने, और इस घटना को हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण नाम दिया था, ठीक है। इसमें आपने बोला था कि 7 रंगों में टूटने के बाद में भाई 7 रंगों में विभाजित हो गया। ये एक रंग था, सफेद रंग था, और वो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो गया। 7 रंगों में विभाजित होने का मतलब क्या होता है? अलग अलग 7 रंग मिलेंगे आपको, अलग अलग 7 रंग मिलेंगे तो उनमें से ऐसा तो होगा ना कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये बीच में है, ये कोई ना कोई सीक्वेंस तो होना ही चाहिए उनमें। तो उनमें वो जो वर्णों का या रंगों का जो क्रम होता है, वर्ण क्रम जो होता है ना उसके अंदर, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। परिक्षेपण से प्राप्त होने वाले वर्ण क्रम को क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। वर्ण क्रम जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, ये जो स्पेक्ट्रम है ना, अगर ये प्रिज्म के द्वारा आपको प्राप्त हो रहा था तो इसको हमने दृश्य स्पेक्ट्रम नाम दिया था। दृश्य स्पेक्ट्रम बोला था हमने इसको। और ये जो स्पेक्ट्रम था ये हमारे पास में बेंजानी हैप्पी नाला के अनुसार होता है। ये सीक्वेंस होता है इसमें। इसे अगर आप इंग्लिश में बोलते हैं तो विब्ग्योर लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो इसमें रंगों का मतलब आपको पता है, बैंक का मतलब होता है बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक है, ये होता है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा विचलन तो होता है बैंगनी रंग में और सबसे कम विचलन होता है लाल रंग में, ठीक है ना। तो विचलन के बारे में अगर आप देखो तो अधिकतम विचलन तो है बैंगनी का और सबसे कम विचलन है लाल रंग का। मतलब ये जो बेंजानी हैप्पी नाला आपको दे रखा है ये विचलन का घटता क्रम है, सबसे ज्यादा बैंगनी का था और सबसे कम है लाल का, है ना। विचलन का घटता क्रम, शुरू में ज्यादा था और आगे आप जा रहे हो कम होता जा रहा है, ठीक है ना, घटता क्रम है। या फिर तरंगदैर्ध्य देखो, विचलन की उल्टी होती है तो सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य किसकी है? बैंगनी की। नहीं, सबसे कम तरंगदैर्ध्य, क्योंकि देखो सबसे विचलन का उल्टी होती है तरंगदैर्ध्य, विचलन का व्युत्क्रम है तरंगदैर्ध्य। तो बैंगनी में विचलन अधिकतम है तो इसलिए इसकी जो तरंगदैर्ध्य है वो न्यूनतम होगी ना। और ऐसे ही लाल का विचलन न्यूनतम है इसलिए इसकी तरंगदैर्ध्य अधिकतम होगी। ऐसे ही आप देखो चाल के बारे में, तो चाल होती है विचलन का उल्टा। अब क्योंकि इसका विचलन जो है बैंगनी रंग का अधिकतम होता है इसलिए इसकी चाल न्यूनतम होती है किसी माध्यम में, और लाल रंग का विचलन न्यूनतम होने के कारण से इसकी किसी माध्यम में जो चाल होती है वो अधिकतम होती है, ठीक है। सबसे काम की चीज स्पेक्ट्रम, इसमें स्पेक्ट्रम नहीं, सॉरी, वो आपने हमने अभी पढ़ा भी था ये, और वो था हमारे पास में प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। तो प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्ध्य के लिए व्युत्पन्न, तो इसकी तरंगदैर्ध्य आपने क्या बोला था? न्यूनतम होती है, न्यूनतम तरंगदैर्ध्य है इसकी, तो इसके लिए प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा और लाल रंग की तरंगदैर्ध्य अधिकतम होने के कारण से इसका प्रकीर्णन न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा था, और प्रकीर्णन के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आपने बोला था कि जो प्रकाश होता है जब वो किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है। श्वेत प्रकाश जब किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होता है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है, और ये परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। ये परिघटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? रैले ने ये बोला था कि जो प्रकीर्णित प्रकाश की जो मात्रा होती है
वो आपतित प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य है लैम्डा उसकी चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब सीधी सी बात है, तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा होने पर प्रकीर्णन कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है भाई? तरंगदैर्घ्य किसकी उल्टी थी? विचलन की। तो बैंगनी रंग में विचलन अधिकतम होता है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है। और तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है तो इसका प्रकीर्णन जो है अधिकतम होता है। लाल रंग में विचलन न्यूनतम होता है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। और तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है, इसका मतलब प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। समझे आप मेरी बात को? तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन तो किसका होता है? बैंगनी रंग का। और सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये होता है हमारे पास में प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकीर्णन के आधार पर कुछ घटनाओं के बारे में आपने देखा था। उनमें से प्रकीर्णन के प्रकार भी आपने देखे थे। एक तो होता है प्रत्यास्थ प्रकीर्णन और एक होता है अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन। और इस अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन को हम लोग रमन प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, प्रकीर्णन के बारे में हम लोग चर्चा करें यहाँ पे। प्रकीर्णन देखिए क्या होता है हमारे पास में। प्रकीर्णन पे आधारित कुछ घटनाओं जिनके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया था। एक तो आपने पढ़ा था स्वच्छ आकाश का नीला रंग। ठीक है, स्वच्छ आकाश जो होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ठीक है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग या आकाश का नीला रंग भी बोल दो आप। साफ सुथरा नहीं होगा तो भी आकाश नीला दिखेगा आपको, है ना? और हल्का नीला होता है वो आसमानी जिसको आप बोलते हो ना, स्काई ब्लू। उसके बाद में दूसरा आपने देखा था बादलों का सफेद रंग। इन सभी के कारण बताए थे आपको। तीसरा आपने देखा था सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना। सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना ये कब दिखता है? केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। उसके बाद में खतरों के जो चिन्ह होते हैं उनका लाल रंग का बनना। ठीक है ना? और इसके अलावा हमने एक प्रश्न के रूप में ये भी बोला था कि भाई स्वच्छ आकाश का रंग नीला होता है तो फिर ये जो आकाश है ये अंतरिक्ष यात्रियों को काला क्यों दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? क्योंकि अंतरिक्ष में माध्यम की अनुपस्थिति होने के कारण से प्रकीर्णन नहीं हो पाता और इसलिए हमें आसमान आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। ठीक है, अंतरिक्ष में माध्यम की अनुपस्थिति होने के कारण से आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे अंतरिक्ष में माध्यम नहीं होता और माध्यम नहीं होने के कारण से प्रकीर्णन नहीं हो पाता। प्रकीर्णन नहीं हो पाने के कारण से आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, ये वो बातें हैं जो आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, जिनके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम इनके बारे में और चर्चा करेंगे, इनसे संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में और चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं। देखो अब हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है इंद्रधनुष। वो क्या है? इंद्रधनुष। ठीक है ना? और टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हमारा टॉपिक है इंद्रधनुष। ठीक है, देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हाँ ये कुल मिला के टॉपिक ठीक है, समझने लायक चीज है। इंद्रधनुष रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष देखो, बारिश की जो बूंद होती है वो एक छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। ठीक है ना? वर्षा की जो बूंद होती है, बारिश में जो जल की बूंद होती है ना, वो एक छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? और जब इस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है ना, मतलब वर्षा, इसमें हम लिख क्या सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं कि वर्षा की बूंद एक छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है और जब इस पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो यह अपने संघट्ट 7 वर्णों में टूट जाता है, जिससे आकाश में हमें एक 7 रंगों की एक धनुष के समान आकृति दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है ना? जिसे हम क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं कि वर्षा की बूंद एक छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है और जब इस पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो यह अपने 7 वर्णों में विपाटित हो जाता है, जिससे आकाश में एक
जिससे आकाश में एक धनुष के समान 7 रंगों की एक आकृति दिखाई देती है। ठीक है, जिससे आकाश में धनुष के समान 7 रंगों की एक आकृति दिखाई देती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। समझे आप मेरी बात को? और ये जो इंद्रधनुष होता है ना, इसके लिए क्या होता है कि अगर बनती कब है ना, अगर बनती कब है इसके बारे में हम ये देखें। अगर मान लीजिए बारिश के बाद में आसमान साफ है ना, अगर बारिश के बाद में आसमान साफ है या फिर हल्की बारिश आ रही हो तो भी बन जाएगा। ठीक है ना, आप कभी भी देख लेना, या तो बारिश आ गई और बारिश के बाद में आसमान साफ होगा तब इंद्रधनुष बनेगा, या फिर हल्की बारिश आ रही होगी, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात को, तब इंद्रधनुष बनेगा। इस स्थिति में होता क्या है, जब बारिश के बाद में आसमान साफ होता है तो होता क्या वास्तव में कि जो प्रिज्म होता है, ये जो क्या बोलते हैं बारिश की बूंद होती है ना, इस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है, और इन पे प्रकाश की किरण आपतित होने के बाद में उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है, और वर्ण विक्षेपण के बाद में ये आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक है ना। वास्तव में एक बात ध्यान रखना आप, जो इंद्रधनुष है ये कुछ घटनाओं का मिश्रण होता है, संयुक्त प्रभाव होती है। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को? जो इंद्रधनुष होती है कुछ घटनाओं का संयुक्त प्रभाव होती है। देखो कौन सी घटनाएं हैं, जैसे सबसे पहले तो इसमें होता है प्रकाश का अपवर्तन, फिर होता है यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरा और अंतिम होता है हमारे पास में वर्ण विक्षेपण। इन तीनों घटनाओं का संयुक्त प्रभाव है। ठीक है ना, इन तीनों ही घटनाओं का ये संयुक्त प्रभाव है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि यह है प्रकाश के अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण व पूर्ण आंतरिक परावर्तन का संयुक्त प्रभाव। यह प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण का संयुक्त प्रभाव है। ठीक है, ये था हमारे पास इंद्रधनुष के बारे में। अब इंद्रधनुष के बारे में आपने इसकी परिभाषा देखी, और इसकी परिभाषा हम देखते हैं। देखो इसके प्रकार होते हैं कुछ, उनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आपने प्रकाश के जो इंद्रधनुष है इसके बारे में हमने क्या बोला कि प्रकाश वर्षा की बूंद एक छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। ठीक है ना, और जिससे इंद्रधनुष प्राप्त होता है। और ये जो इंद्रधनुष होता है ये प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण का संयुक्त प्रभाव है। ठीक है, और इसकी परिभाषा में आप क्या बोल सकते हो कि मतलब जब बारिश के बाद आसमान साफ हो या फिर हल्की बारिश आ रही हो, जब बारिश के बाद आसमान साफ हो या फिर हल्की बारिश आ रही हो, तो उस परिस्थिति में क्या होता है, तो उस परिस्थिति में आकाश में एक धनुष के समान एक 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है। ठीक है ना, अंतरिक्ष में आकाश में धनुष के समान एक 7 रंगों की आकृति दिखाई देती है, और उस 7 रंगों की उस आकृति को हम क्या कहते हैं, धनुष के समान जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है ना, 7 रंग होते हैं इसके अंदर, पूरे 7 रंग। ठीक है, समझे आप मेरी बात? मतलब इसमें होता क्या, अच्छा इसमें अगर रंगों का जो क्रम है वो लाल से बैंगनी की ओर होता है, अगर इसमें रंगों का जो क्रम है वो लाल से बैंगनी की ओर होता है। ठीक है ना, मतलब लाल तो है ऊपर, है ना, और बैंगनी रंग है सबसे नीचे, मतलब ऊपर से नीचे की ओर है ये रंगों का। तब तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि इस प्राथमिक इंद्रधनुष के पीछे एक दूसरा इंद्रधनुष भी बनता है। ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना, ये स्पष्ट दिखाई देता है, चमकीला होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है ना, लेकिन कई बार क्या होता है इसके पीछे ना एक और इंद्रधनुष बन सकता है। ठीक है ना, और वो इंद्रधनुष जो है उसमें रंगों का जो क्रम है वो प्राथमिक की तुलना में उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बैंगनी से लाल की ओर। मतलब अभी सबसे ऊपर तो रंग कौन सा आएगा, बैंगनी, और सबसे नीचे रंग कौन सा आएगा हमारे पास में, लाल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ये अस्पष्ट होता है। ठीक है ना, द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है ये अस्पष्ट होता है, धुंधला होता है, धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, समझना आप मेरी बात को। द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है ये धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, तो वास्तव में है क्या यहाँ पे, इसमें आप ये ध्यान रखना, आप उसको इसके अंदर लिखना क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि वर्षा की बूंद एक छोटे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है, इससे इंद्रधनुष प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व वर्ण विक्षेपण का संयुक्त प्रभाव है। ठीक है, उसके बाद में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। तो इसकी परिभाषा में आप क्या बोलोगे, इसमें हम ये बोलेंगे कि यदि बारिश के बाद आसमान साफ हो या हल्की बारिश आ रही हो
तो आकाश में 7 रंगों की धनुष के समान एक आकृति बनती है और उसे हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को? उसे हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। और इंद्रधनुष के अलावा अगर आप देखें यहाँ पे, इंद्रधनुष कहते हैं, इसके अलावा आप ये बोल सकते हो कि यदि इंद्रधनुष में रंगों का क्रम लाल से बैंगनी की ओर है, मतलब लाल रंग ऊपर है और बैंगनी रंग नीचे की ओर है। ठीक है ना, मतलब सबसे ऐसे इंद्रधनुष बन गई, तो सबसे ऊपर तो आ गया लाल और सबसे नीचे कौन सा आ गया हमारे पास में, बैंगनी, है ना। मतलब इसका बाहरी किनारा लाल होगा और आंतरिक किनारा कैसा होगा, बैंगनी होगा। ठीक है ना, तो इस इंद्रधनुष को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। ये स्पष्ट होता है, साफ दिखाई देता है। और दूसरा होता है हमारे पास में, यदि रंगों का जो क्रम है वो बैंगनी से लाल की ओर होता है तो इसे हम लोग द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ये धुंधला होता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, समझे आप मेरी बात को? मतलब ये जो द्वितीयक इंद्रधनुष है इसमें जो बाह्य किनारा है बैंगनी होगा और आंतरिक किनारा होगा लाल। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में? अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, किस प्रकार से होगा। देखो ये था हमारे पास। अब इसको आगे और देखिए आप, थोड़ा सा कुछ बातें और आगे हम देखने का प्रयास करें इसमें। ये था हमारे पास में इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के आगे अपन चलते हैं इसमें, है इंद्रधनुष के आगे अगर अपन चले इसमें, तो आपने क्या बोला, प्राथमिक इंद्रधनुष जो है इसमें लाल रंग ऊपर आएगा, बैंगनी रंग नीचे आएगा। हम देखते हैं वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है, देखो एक बात तो ये ध्यान रखना, इसमें हम लोग अलग अलग रंगों को अलग अलग बूंदों पे लेके रख रहे हैं चित्र में दिखाने के लिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, कोई अलग रंग जो है वो किसी बूंद पर आपतित हो। सीधी सी बात है, श्वेत प्रकाश आ रहा है, वो श्वेत प्रकाश गिरेगा किसी बूंद पे, तो है ना। हम समझने के लिए उन बूंदों को अलग अलग ले रहे हैं कि भाई ये लाल रंग ऐसा आया था और बैंगनी रंग ऐसे आया था, बाकी रंग तो इनके बीच में ही होते हैं। देखो हम इंद्रधनुष बना के देखते हैं, डायग्राम इसका बना के देखते हैं कि क्या हो सकता है इंद्रधनुष के लिए प्रतिरूप क्या हो सकता है। आपने क्या बोला था कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल रंग तो ऊपर होता है, नीचे की तरफ कौन सा होता है, बैंगनी रंग होता है। देखो जैसे ये हमारे पास में बारिश की कोई एक बूंद, ठीक है, और इस पे हमने श्वेत प्रकाश आपतित कर दिया। इस पे हमने श्वेत प्रकाश आपतित कर दिया। अब यहाँ पे श्वेत प्रकाश का क्या हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। वर्ण विक्षेपण का मतलब है 7 रंगों में टूट जाएगा। अपने 7 रंगों में से हम तो शुरू के और आखिरी वाले रंग देख लेते हैं, लाल और बैंगनी देख ले, बाकी रंग तो इनके बीच में ही रहेंगे, है ना। तो लाल रंग में विचलन सबसे कम होगा और बैंगनी में विचलन सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो देखो लाल में जो विचलन है वो न्यूनतम हो गया, तो ये तो आ गया लाल रंग, है ना, रेड। और बैंगनी रंग में विचलन ज्यादा हो गया, इसलिए ये आ गया बैंगनी, आ गया ना। अब यहां से क्या हो जाएगा, इसका पूर्णांतिक परावर्तन हो जाएगा, और इसका पूर्णांतिक परावर्तन होने के कारण से इस प्रकार से आ गई, और यहां से निर्गत हो जाएगी। और यहां से निर्गत होगी, कितने डिग्री कोण पर निर्गत होती है ये, 40 डिग्री कोण पर निर्गत होती है। ठीक है, कितने कोण पर निर्गत हो गई ये, 40 डिग्री कोण पर निर्गत हो गई। कौन सी किरण है ये, बैंगनी रंग की किरण। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और आगे अगर अपन देखें इसमें, तो लाल रंग की जो किरण है उसको हमने क्या बोला था कि लाल रंग की जो किरण है उसका यहाँ पे देखो पूर्णांतिक परावर्तन होगा, और इस लाल रंग की किरण का यहाँ से पूर्णांतिक परावर्तन हो गया, और हमारे पास में आ जाएगा कि अब इसका यहाँ से क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा और ये निर्गत हो जाएगी। ये कौन सी किरण है, लाल रंग वाली किरण। और ये कितने डिग्री कोण पर निर्गत होती है हमारे पास में, यहाँ पे कितने कोण पर निर्गत होती है ये, यहाँ 42 डिग्री कोण पर निर्गत हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास में 42 डिग्री। ठीक है, समझे आप मेरी बात। तो यहाँ से अगर अपन देखें क्या होता है, किस प्रकार से होता है, तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो ये हो गया हमारे पास में इंद्रधनुष के बारे में, है ना, प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में था। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमारी क्लियर नहीं, एक चीज हमारे समझ में नहीं आई है, और वो क्या, वो ये है
कि आपने क्या बोला था, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग तो ऊपर होता है और बैंगनी रंग होता है नीचे। अब यहाँ पे तो आपको इस चित्र के हिसाब से तो बैंगनी रंग तो बैंगनी रंग तो ऊपर दिख रहा है, लाल दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ना। तो ये समझ में नहीं आ रही बात, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे इसका डिटेल डायग्राम देखते हैं, है ना, विस्तृत एक चित्र देखते हैं इसका, ठीक है। देखो मैं आपको प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही इंद्रधनुषों के बारे में बता देता हूँ इसके अंदर कि भाई कैसा चित्र बनेगा और क्यों बनेगा, है ना। तो जैसे आप देखोगे तो पृथ्वी पे जैसे आपको यहाँ पे कोण दिखाई देगा, यहाँ से खड़े होकर आप देख रहे हो, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो जैसे ये हमारे पास में कोई बारिश की एक बूंद है और इस बूंद को हमने नाम दे दिया P1, ठीक है। और हालांकि किसी भी बूंद पे प्रकाश कौन सा आपतित होता है, श्वेत प्रकाश आपतित होता है, श्वेत प्रकाश आपतित होता है ना। और ये हमारे पास में हालांकि हम लोग श्वेत प्रकाश आपतित होता है किसी बूंद पर, उसके बाद में तो उसका वर्ण विक्षेपण होता है। हम लोग इसको समझने के लिए अलग अलग बूंदों को अलग अलग ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे किसी पे बैंगनी रंग ले लिया और बाकी दूसरी पे लाल ले लिया, है ना। आपने क्या बोला था, बैंगनी रंग कितने डिग्री कोण पर निर्गत होता है, 40 डिग्री कोण पर निर्गत होता है ना, और लाल रंग 42 डिग्री कोण पर निर्गत होता है, ठीक है। जैसे ये प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये बैंगनी रंग का प्रकाश है, यहाँ से इसका हो गया अपवर्तन, यहाँ से हो जाएगा इसका पूर्णांतरिक परावर्तन, है ना, और यहाँ से हो जाएगी हमारे पास में निर्गत, ठीक है। तो ये हमारे पास में निर्गत हो गई, कौन से रंग की किरण है ये, बैंगनी रंग की किरण। कितने कोण पर निर्गत हुई है ये, 40 डिग्री कोण पर निर्गत हो गई, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। उसके बाद में दूसरी बूंद आपने ले ली P2, जैसे ये हमारे पास में एक और बूंद है और इसको हमने नाम दे दिया P2, और ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस प्रकार से यहाँ पे आपतित हो रही है, लाल रंग की प्रकाश की किरण है ये, यहाँ से हो जाएगा इसका अपवर्तन, यहाँ से हो गया इसका पूर्णांतरिक परावर्तन, और अंत में ये हो जाएगी निर्गत। तो ये हो गई निर्गत, ठीक है, लाल रंग की किरण है। और ये जो लाल रंग की प्रकाश की किरणें कितने डिग्री कोण पर निर्गत हो रही है, 42 डिग्री कोण पर निर्गत हो रही है, ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। तो यहां से अगर अपन देखते हैं, देखो अब कौन सा रंग ऊपर आ रहा है, लाल रंग ऊपर आ रहा है, और नीचे कौन सा रंग आ रहा है, यहाँ पे बैंगनी रंग नीचे आ रहा है, समझे आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में इंद्रधनुष। ये जो इंद्रधनुष है इसे हम कौन सा इंद्रधनुष बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है। ठीक है, अब देखें द्वितीयक इंद्रधनुष। तो उसके लिए आप देखो, जैसे ये हमारे पास में कोई एक और बूंद हो गई वर्षा की, और उस बूंद को हमने नाम दे दिया जैसे P3, ये कोई एक और बूंद हो गई P3, और इसमें ये जो हमारे पास में प्रकाश की किरण है इस प्रकार से आपतित हो रही है। इसमें केंद्र के ऊपर से देखो, बूंद के केंद्र के ऊपर से आपतित हुई थी ना प्राथमिक इंद्रधनुष के अंदर, और द्वितीयक इंद्रधनुष के अंदर बूंद का जो केंद्र है उसके नीचे से आपतित होगी प्रकाश की किरण, ठीक है। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये हमारे पास में जैसे लाल रंग के लिए देख रहे हो आप, है ना, हालांकि होती तो श्वेत प्रकाश की किरणें हैं, एक ही बूंद से सारा रंग बाहर निकलता है, लेकिन हम लोग तो अलग अलग देख रहे हैं इसको ताकि समझ में आ जाए हमारे, है ना। अब यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, है ना, ये इस प्रकार से आ गई। यहाँ से इसका हो गया पूर्णांतरिक परावर्तन, तो इस प्रकार से चली गई। यहाँ से इसका फिर से हो गया पूर्णांतरिक परावर्तन, तो ये इस प्रकार से आ गई। अब यहाँ से निर्गत हो जाएगी, अपवर्तन होगा इसका, और ये निर्गत हो जाएगी, तो ये निर्गत हो गई इस प्रकार से। और ये कौन सी किरण है, लाल रंग की किरण है प्रकाश की, ठीक है ना। और लाल रंग की प्रकाश की किरण है तो इसके लिए जो एक कोण है कितने डिग्री का होता है हमारे पास में, 50 डिग्री का होता है, ठीक है। कितना है ये, 50 डिग्री का कोण, ठीक है ना। ये जो कोण हमने ले लिया है कितना ले रखा है, ये 50 डिग्री का ले रखा है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर अपन देखें, अंतिम बूंद ले ली हमने P4, और इस पे ये हमने कोई प्रकाश की किरण आपतित कर रखी है, और ये कौन से रंग के लिए देख रहा है, बैंगनी के लिए। यहाँ से इसका हो गया अपवर्तन इस प्रकार से,
यहाँ से होगा इसका पूर्णांतिक परावर्तन इस प्रकार से, यहाँ से फिर हो गया इसका पूर्णांतिक परावर्तन इस प्रकार, और अब ये हो जाएगी निर्गत, हो जाएगी ना। तो ये हो गई हमारे पास में निर्गत, ठीक है। बैंगनी रंग की किरण, तो ये बैंगनी रंग की किरण है, और ये आ गया हमारे पास में। और इसका कोण कितने कोण पर निर्गत होती है बैंगनी रंग की किरण? 3 डिग्री कोण पर निर्गत, 53 डिग्री कोण पर निर्गत हो जाती है, ठीक है। ये कौन सा इंद्रधनुष हो जाएगा हमारे पास? द्वितीय इंद्रधनुष हो गया। कौन सा है ये? द्वितीय इंद्रधनुष हो गया। इसके बारे में कुछ बातें और देखो आप। ये हो गया हमारे पास में द्वितीय इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, ठीक है। और द्वितीय इंद्रधनुष जो है इसके बारे में अगर अपन देखें क्या होता है, कैसे होता है ना। ये आ गया। अब देखो एक बात आप देखना, प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है इसमें और इसमें द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर भी हो सकता है, और वो अंतर आपको मैं साथ साथ ही दिखा देता हूँ, है ना। प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में जो अंतर है वो साथ साथ ही बता देता हूँ इसमें। आप इसमें क्या बोल सकते हो, प्राथमिक इंद्रधनुष में ऊपर तो रंग होता है लाल और नीचे होता है बैंगनी, है ना। मतलब इसमें रंगों का जो क्रम होता है वो क्या होता है हमारे पास में, पहला अंतर देखो, इसमें रंगों का जो क्रम होता है वो लाल से बैंगनी की ओर होता है ना। लाल तो आएगा ऊपर और नीचे रंग होगा हमारे पास में बैंगनी वाला, ठीक है ना। मतलब ये जो इंद्रधनुष होता है इसका बाह्य किनारा, बाहरी किनारा तो होता है लाल और आंतरिक किनारा होता है बैंगनी, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा देखें हम लोग इसमें द्वितीय इंद्रधनुष जो है, इसमें आप देखो इसमें रंगों का क्रम क्या होता है, ऊपर तो बैंगनी रंग आ रहा है, नीचे कौन सा आ रहा है, लाल रंग आ रहा है ना। तो यहाँ पे इसका रंगों का क्रम होता है बैंगनी से लाल की ओर, मतलब सबसे ऊपर तो कौन सा रंग आएगा, बैंगनी, और नीचे सबसे नीचे कौन सा रंग आएगा, लाल। ये आ गया हमारे पास। उसके बाद में दूसरा आप देखो यहाँ पे ये आ गया। इसके आगे अगर अपन देखें दूसरा, देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, देखते हैं हम लोग क्या प्रयास करें। दूसरा आप देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे अपवर्तन हुआ था, प्रकाश की किरण आती तो यहाँ पे अपवर्तन हुआ, यहाँ पे पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, और यहाँ पे फिर से अपवर्तन हो गया। 2 बार तो हो रहा है अपवर्तन और 1 बार हो रहा है पूर्णांतिक परावर्तन, ठीक है ना। तो कितने प्रक्रम हो गए, 3। 2 बार तो अपवर्तन हो गया और 1 बार पूर्णांतिक परावर्तन हो गया, 3 हो गया ना। तो ये 3 चक्रीय प्रक्रम होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखें लोग यहाँ पे, तो ये 3 चक्रीय प्रक्रम है, ठीक है ना। 3 चक्रीय प्रक्रम। और इसमें आप देखिए यहाँ पे अपवर्तन हुआ, यहाँ पे पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, यहाँ पे पूर्णांतिक परावर्तन हुआ, यहाँ पे फिर से अपवर्तन हुआ। तो 2 बार तो हो गया अपवर्तन और 2 बार हो गया पूर्णांतिक परावर्तन। तो कितना हो गया, 4 चक्रीय प्रक्रम हो गया ना। तो ये 4 चक्रीय प्रक्रम होता है, 4 चक्रीय प्रक्रम है, मतलब प्रक्रिया है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें जो प्राथमिक धनुष होता है इसमें दर्शन कोण कितना होता है, इन दोनों का अंतर होता है, इन दोनों कोणों का। लाल रंग जो है वो 42 डिग्री कोण पर निर्गत हुआ था, और जो बैंगनी रंग था वो 40 डिग्री कोण पर निर्गत हुआ था। तो इसमें दर्शन कोण जो होता है इन दोनों का अंतर करो, 42 और 40 का कितना आ गया, 2 डिग्री आ गया। इसमें दर्शन कोण क्या हो गया हमारे पास में, 2 डिग्री। जबकि इसमें आप देखो दर्शन कोण कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें दर्शन कोण क्या आ गया हमारे पास में, हाँ। बैंगनी रंग, लाल रंग 50 डिग्री में निर्गत हुआ था, बैंगनी हुआ 53 डिग्री में निर्गत। तो इनका अंतर कितना हो गया हमारे पास में, 3 डिग्री का हो गया ना। ये हो गया। उसके अलावा आप ये देख सकते हो कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ये स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है ना। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है साफ साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट होता है, ठीक है ना। समझे आप मेरी बात को। और स्पष्ट व चमकीला होता है, चमकीला होता है इसमें, स्पष्ट होता है और चमकीला होता है। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, द्वितीय इंद्रधनुष जो है ये अस्पष्ट और धुंधला होता है, अस्पष्ट और धुंधला होता है, ठीक है, अस्पष्ट और धुंधला होता है। आगे मेरी बात समझ में ये होता है। अब इसके अलावा अगर अपन देखें कुछ बातें और भी देखने का हम प्रयास करते हैं, देखो क्या होगा, किस प्रकार से होगा।
अच्छा, इसमें जो प्रकाश की जो किरण आपतित होती है वो इस बूंद के केंद्र के ऊपर से आपतित होती है, और इसमें जो प्रकाश की किरण आपतित होती है वो बूंद के केंद्र के नीचे से आपतित होती है। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई बारिश की बूंद है और उसके केंद्र के ऊपर से अगर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तब तो प्राथमिक इंद्रधनुष प्राप्त होगा, अगर नीचे से आपतित हो रही है तो द्वितीयक इंद्रधनुष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। पांचवा क्या आ गया, इसमें जो प्रकाश की किरण होती है वो केंद्र के ऊपर से आपतित होती है। ठीक है ना, केंद्र के ऊपर से आपतित होती है, और इसमें जो प्रकाश की किरण है वो जो बूंद होती है उसके केंद्र के नीचे से आपतित होती है। आगे मेरी बात समझ में, ये था हमारे पास में इंद्रधनुष। एक बात और ध्यान रखना, ये जो इंद्रधनुष होते हैं वास्तव में जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, हिल स्टेशन जो होते हैं, वहां पे एक साथ में 7 इंद्रधनुष भी बन सकते हैं। जो हमने यहाँ पे देखे नहीं है 2 इंद्रधनुष, भाई हमारे यहाँ तो 2 भी नहीं बने, है ना, मैंने तो नहीं देखी, आपने देखे होंगे। तो पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहां पे एक साथ में 7 इंद्रधनुष भी बन सकते हैं। उनमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि इंद्रधनुष में जो रंगों का जो क्रम होता है ना, उसके बारे में आपको एक शर्त और बता देता हूँ। देखो क्या होता है, ये जो विषम संख्या के रूप में जो इंद्रधनुष होते हैं, जैसे पहला है, तीसरा है, पांचवा है और सातवां, है ना, इनमें जो रंगों का क्रम होता है वो समान होता है। जैसे प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या था, लाल से बैंगनी की ओर था ना, तो तीसरे, पांचवें और सातवें इनमें भी रंगों का क्रम क्या हो जाएगा हमारे पास में, लाल से बैंगनी की ओर हो जाएगा। ठीक है ना, ऊपर से लाल और नीचे बैंगनी। ठीक है, लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो इंद्रधनुष होंगे ना, इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इंद्रधनुष धुंधला होता जाएगा, और सातवां जो इंद्रधनुष होता है वो बहुत ज्यादा गौर से देखने पर, बहुत ज्यादा ध्यान से देखने पर ही दिखाई देता है, एकदम से धुंधला होता है वो इंद्रधनुष। और इसमें प्रक्रियाएं जो है, चक्र जो होते हैं बढ़ते जाते हैं। दूसरा जो इंद्रधनुष है, इसमें चौथे में और छठे में इनमें रंगों का क्रम समान होता है ना, वो कैसा होता है, बैंगनी से लाल की ओर होता है, ऊपर बैंगनी और नीचे लाल। ठीक है, चक्र बढ़ते जाते हैं। जैसे पहला जो इंद्रधनुष है वो 3 चक्रीय होता है, दूसरा हो गया 4 चक्रीय, तीसरा हो जाएगा 5, फिर ये 6 चक्रीय, ये 7 चक्रीय, ये 8 चक्रीय, ये 9 चक्रीय। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। इनमें से अपवर्तन तो वही बात होता है, बाकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मात्रा बढ़ जाती है, समझ रहे आप मेरी बात को। ये इंद्रधनुष था, लेकिन इंद्रधनुष के निर्माण जो होता है ना, उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है उसके लिए भी कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्तें क्या होती हैं, पहली बात तो ये है कि या तो बारिश के बाद में आसमान साफ होना चाहिए, है ना, या फिर हल्की बारिश आनी चाहिए। ठीक है ना भाई, इसकी एक शर्त तो ये है कि या तो बारिश के बाद में आसमान साफ होना चाहिए या फिर हल्की बारिश आनी चाहिए। और इसकी दूसरी शर्त ये है कि जो इंद्रधनुष है उसके बारे में आप ये बोल सकते हो, इसकी दूसरी शर्त आप ये बोल सकते हो कि सूर्य जो होता है उसके विपरीत दिशा में, उसके सामने, सूर्य के सामने, मतलब सूर्य के विपरीत और क्या होने चाहिए, बादल होने चाहिए। ठीक है, सूर्य के विपरीत और बादल होने चाहिए। ठीक है, और इस कारण से जो दोपहर के अंदर है ना, कभी भी इंद्रधनुष नहीं बन सकता। दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि दोपहर में जो सूर्य होता है वो हमारे पीठ की तरफ नहीं होता है, वो हमारे सिर के ऊपर होता है। ठीक है, मैं आपको इसकी शर्तें बता देता हूँ। कुछ शर्तें होती हैं इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, उनके बारे में और देख लेते हैं, लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, अगर इसके बारे में हम देखें, अब हमें देखना है इंद्रधनुष के निर्माण की शर्त क्या होती है। देखो, है ना, इंद्रधनुष निर्माण की शर्तें क्या क्या शर्तें होंगी, इनके बारे में हम देखें। इंद्रधनुष निर्माण की शर्तें, इसमें से पहली शर्त देखना, या तो बारिश के बाद में आसमान साफ होना चाहिए। ठीक है, या तो वर्षा के बाद में आसमान साफ होना चाहिए, आकाश साफ होना चाहिए, या फिर हल्की बारिश आनी चाहिए।
हल्की बारिश आनी चाहिए। एक शर्त तो ये होगी, ठीक है। दूसरी शर्त, सूर्य जो है वो प्रेक्षक के पीठ की ओर होना चाहिए। प्रेक्षक यानी हम जो इंद्रधनुष को देखता है, सूर्य प्रेक्षक की होना चाहिए, ठीक है। तीसरी शर्त और देखो आप यहाँ पे, सूर्य के विपरीत और बादल, मतलब हमारे सामने, ठीक सामने है ना, प्रेक्षक के ठीक सामने बादल होने चाहिए, ठीक है। सूर्य के विपरीत और, या फिर इसको आप ये बोल सकते हो प्रेक्षक के ठीक सामने बादल होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इंद्रधनुष निर्माण की 3 शर्तें देखी है, तो इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि दोपहर के समय में, अपराह्न के समय में, दोपहर या फिर अपराह्न का जो समय होता है उसमें कभी भी इस समय में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा। और वो क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इस समय में जो सूर्य होता है वो प्रेक्षक के सिर के ऊपर होता है, लंबवत होता है। समझे आप मेरी बात को? और इंद्रधनुष के निर्माण के लिए जरूरी शर्त क्या है कि वो जो सूर्य है वो हमारे पीठ की तरफ होना चाहिए। तो इसलिए दोपहर में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनता, या तो दोपहर के बाद में बनेगा या फिर दोपहर से पहले बनेगा, ठीक है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनेगा क्योंकि इस समय में सूर्य जो है प्रेक्षक के सिर के ऊपर होता है, ठीक है। लंबवत होता है, इसमें पीठ की तरफ नहीं होता। तो ये था इंद्रधनुष। इसमें हमने साथ साथ में देख लिया कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, परिभाषा क्या होती है, प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनेगा, ये सारी बातें तो हमने इसके साथ साथ में देख ली थी। इसके अलावा आपने जो प्राथमिक और द्वितीयक 2 इंद्रधनुष हमें बने थे उनमें हमने अंतर भी देख लिए थे। अंतर भी साथ साथ में आपको बता दिए थे, उस चित्र के साथ में, डायग्राम के साथ में आपको बता दिए। और इसके अलावा हमने इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कुछ शर्तें थी वो भी देखी थी। इंद्रधनुष के निर्माण की शर्तें क्या होती हैं? या तो बारिश के बाद में आसमान साफ होना चाहिए या फिर हल्की बारिश आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी होती है सूर्य जो प्रेक्षक की पीठ की ओर होना चाहिए। और तीसरी शर्त थी कि सूर्य के विपरीत और या फिर प्रेक्षक के ठीक सामने क्या होने चाहिए? बादल होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमने ये बोला था कि दोपहर के समय में इंद्रधनुष नहीं बन सकता क्योंकि इस समय में सूर्य जो होता है वो प्रेक्षक के सिर के ऊपर होता है, लंबवत होता है, ठीक है ना, पीठ की तरफ नहीं होता हमारे, ठीक है। इस कारण से दोपहर के समय में कभी भी इंद्रधनुष नहीं बनेगा, ठीक है। आपने जो प्राथमिक और द्वितीयक 2 इंद्रधनुष पढ़े थे उनमें अंतर भी देखा था आपने, है ना। उसमें पहला आपने ये बोला था कि प्राथमिक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम क्या होता है? लाल से बैंगनी की ओर, मतलब ऊपर तो लाल और नीचे बैंगनी। द्वितीयक इंद्रधनुष में इसका रंगों का क्रम जो है उल्टा हो जाएगा, मतलब ऊपर तो बैंगनी हो जाएगा और नीचे लाल हो जाएगा, बैंगनी से लाल की ओर होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में। दूसरा आपने ये बोला कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है इसमें दर्शन कोण कितना होता है? भाई लाल और बैंगनी रंगों के कोणों का अंतर, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में दर्शन कोण कितना होता है? 2 डिग्री का होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में दर्शन कोण कितना होता है? 3 डिग्री का होता है, ठीक है। प्राथमिक इंद्रधनुष जो 3 चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें से 2 बार तो अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो 4 चक्रीय प्रक्रम होता है जिसमें 2 बार तो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है और 2 बार ही अपवर्तन होता है, ठीक है। 3 बिंदु हमने देख लिए। इसके अलावा आपने देखा था चौथा में आपने बोला था कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो स्पष्ट होता है और चमकीला होता है, एकदम साफ साफ दिखाई देता है, जबकि जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है ये कैसा होता है? हमारे पास में अस्पष्ट होता है, धुंधला दिखाई देता है हमें, ठीक है ना। और इसके बाद में अंतिम आपने बोला था कि जब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है तो कैसे बनता है, कब बनता है? जब प्रकाश की किरण जो है, यदि प्रकाश की किरण वर्षा की बूंद के केंद्र के ऊपर की ओर से आपतित होती है ना, यदि जो प्रकाश की किरण है वो बूंद के केंद्र के ऊपर की ओर आपतित होती है तब तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। और यदि यही जो प्रकाश की किरण है ये बूंद के केंद्र के नीचे की ओर से आपतित होगी तब कैसा क्या बन जाएगा? द्वितीयक इंद्रधनुष बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर कहने की बात ये है कि आपने ये बोला है कि प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुषों में जो अंतर थे हमने देख लिए, 5 अंतर देख लिए अपने साथ में, और पर्याप्त है 5 अंतर भी।
है ना। इसके अलावा आपने इंद्रधनुष निर्माण की शर्तें देख ली है, और इसके अलावा हमने देख लिया कि दोपहर के समय में इंद्रधनुष नहीं बनता है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। ये था हमारे पास में इंद्रधनुष, इसका निर्माण कैसे होता है ये ध्यान रखना है आपको कि इंद्रधनुष कौन सी घटना का प्रभाव होता है। इंद्रधनुष संयुक्त प्रभाव होता है प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। इनका संयुक्त प्रभाव होता है। ठीक है, तो यहां आज तक के लिए इतना पर्याप्त है। अब इससे आगे की जो कुछ चर्चाएं हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।